Good afternoon, class. Today we are going to start a new chapter in our geography class. That is chapter number 11, Life in Temperate Region. So, टेम्परेट रीजन जो है लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन था. सब ट्रॉपिकल से ऊपर और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का हिस्सा जो है वो टेम्परेट रीजन कहलाता है. टेम्परेट शब्द का अगर हम मतलब निकालें तो टेम्परेट मतलब जहां टेम्परेचर मॉडरेट हो, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो. ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर, दो शब्दों को मॉडरेट और टेम्परेचर को बिना मिला के बना है टेम्परेट. जहां का टेम्परेचर मॉडरेट हो, एक्सट्रीम ना हो, बहुत ठंडी ना पड़ती हो, बहुत बरसात ना होती हो, बहुत गर्मी ना पड़ती हो. तो मॉडरेट टेम्परेचर वाले रीजन्स के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, तो टेम्परेट रीजन वास्तव में होते क्या है. अगर हम यहाँ अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन, एकदम किनारे पे एज वाला हिस्सा जो है सब ट्रॉपिकल रीजन. और ये जो हिस्सा बचता है यहां पर, ये जो हिस्सा है यहां पर ऊपर भी और यही हिस्सा ऐसे नीचे भी, ये कहलाता है आपका टेम्परेट रीजन. तो ये जो टेम्परेट रीजन है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ से नीचे की तरफ, यहाँ नीचे आपका एंटार्क्टिक सर्कल और यहाँ ऊपर आपका है आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है यही है आपका टेम्परेट रीजन. अब डेफिनेशन में इसे देखिए, एन एरिया और रीजन दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल. ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आपका आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का एरिया. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन. और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का हिस्सा जो है वो कहलाता है आपका टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन जो है वो पूरी दुनिया में ग्रासलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं. तो वो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो क्या ऐसी क्या कहते हैं फेवर्ड कंडीशंस की वजह से यहाँ पर ग्रासेस बहुत ज्यादा होती हैं. ग्रासेस तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होती हैं, पर यहाँ पर एक अंतर है. ये जो ग्रासलैंड है, ये यहाँ की ग्रासेस जो है वो छोटी होती हैं लेकिन न्यूट्रिशियस बहुत होती हैं. सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन की घास जो है वो काफी बड़ी होती है और उसमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ खास मिनरल्स नहीं पाए जाते. तो जो सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन की घास है वहां पर बड़े पेड़ भी होते हैं. पेड़ जो है उनका घनत्व तो घास से बहुत ज्यादा, ग्रासेस से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उन्हें हम ग्रासलैंड नहीं कहते. पर यहाँ पर बड़े पेड़, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है कि बड़े पेड़, वुडी पेड़ जो है यहाँ पर, बड़ी लकड़ियों के बार्क वाले पेड़ यहाँ पर उग नहीं पाते. ऐसी कंडीशन में यहाँ पर घास जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे हम ग्रासलैंड कहते हैं. तो सबसे पहले देखिए, इट लाइज बिटवीन कोल्ड जोन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. ये कोल्ड जोन और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच का क्षेत्र है. यहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं होता एक कंडीशन को छोड़कर. अगर कॉन्टिनेंट के बीच का, मान लीजिए जैसे हम चर्चा करेंगे प्रेरीज की, नॉर्थ अमेरिका में, हमने यहाँ देखिए लिखा है, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड होता है उसे प्रेरीज कहते हैं. अब प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में है, हार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. सेंटर में होने की वजह से जो कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर है वो एक्ट कर जाता है ग्रासलैंड पे, है ना. इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम मिलेगा आपको, पर वास्तव में जो ग्रासलैंड होते हैं वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं होता. ठीक है, अब इसको अभी हम आगे समझेंगे. अगला कि यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता एक्सेप्ट द क्या कहते हैं फैक्ट दैट इफ द ग्रासलैंड इज इन द सेंटर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इसको छोड़कर यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर वो टेम्परेचर यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं होते, अगर एक चीज को छोड़कर अगर वो जो ग्रासलैंड है वो कॉन्टिनेंट के बीच में नहीं है तो. बट ऑल टाइप्स ऑफ वेदर आर ऑब्जर्व. यहाँ पर बेसिकली चारों टाइप के जो क्या कहते हैं वेदर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे. बारिश मिलेगी, पतझड़ मिलेगा, बसंत मिलेगा, बहार मिलेगी, सब मिलेगा. यहाँ पर स्प्रिंग सीजन जो है वो सबसे अच्छा सीजन माना जाता है प्रेरीज के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए.
लो टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन। अब ये सवाल आता है कि क्यों यहाँ पर केवल ग्रासेस होती है, पेड़ क्यों नहीं होते, तो उसका जवाब मैंने आपको भी बताया, उसी के बारे में डेफिनेशन में है कि लो टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, यहाँ प्रेसिपिटेशन लो या बहुत मॉडरेट होता है, बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे में जो टॉल प्लांट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रो करना बहुत मुश्किल है, श्रब्स के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ग्रासेस हैं यहाँ की वो बहुत एडाप्टिव हैं, ठीक है, ग्रासेस की रूट बहुत गहरी नहीं होती है और वो बारिश पर निर्भर करती है, हल्की हल्की बारिश में भी वो अपना जो है जीवन यापन कर लेती हैं। तो ग्रासेस जो है उस कंडीशन के अडेप्टिव हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ग्रासलैंड होता है, ठीक है। मेजर रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं, यूरोप और एशिया में इसे स्टेपेज कहते हैं, साउथ अमेरिका में इसे पंपास कहते हैं, अफ्रीका में इसे दो नामों से जाना जाता है, साउथ की तरफ इसे वेल्ड कहते हैं और नॉर्थ की तरफ इसे कहते हैं सवाना, ठीक है। अब बुक में देखिए, grassland make up also a quarter of the total land surface. The types of plant that grow here greatly depend on what climate and soil are like. ग्रासलैंड जो है वो पूरी धरती का एक क्वार्टर जो है हिस्सा कवर करते हैं और जो प्लांट और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉयल यहाँ का कैसा है। टेम्परेट ग्रासलैंड लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and 23.5 degrees south of Tropic of the Capricorn. These are located in the interior of the continent. ये जो है अक्सर करके ये कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में इंटीरियर में लोकेटेड होते हैं। द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड, विश्व के सारे ग्रासलैंड क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है टेम्परेट रीजन, दूसरा होता है ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर में हम दो तरीके के टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के वेल्ट्स हैं। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड प्रेरीज। टेम्परेट ग्रासलैंड अमेरिका के प्रेरीज कहे जाते हैं। ये यूएसए और कनाडा में लोकेटेड हैं। इनका स्ट्रेच जो है, अगर हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड को ड्रॉ करें तो 40 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो है लैटिट्यूड में ये पाए जाते हैं। These are located between Great Lakes and Appalachian Highland in the east and foothills of Rocky Mountain in the west. These are spread over the parts of Canada and the USA, respectively. The east-west extent of the prairies is about 2,000 km and north-south extent of prairies is 6,000 km. अब अगर हम मैप ड्रॉ करें अमेरिका का, तो जो एक्सटेंट है वो क्या कहते हैं कनाडा से यूएसए के बीच में ईस्ट से वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, है ना। तो जो एक्सटेंट है ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो एक्सटेंट आपका है नॉर्थ से साउथ की तरफ ये आपका 6000 किलोमीटर के आसपास तक फैला हुआ है। यानी एक बड़ा हिस्सा जो है वो कनाडा में नहीं बल्कि आपके साउथ अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। द प्रेरीज कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली अनडाइल्यूटिंग और फ्लैट टेरेन्स। देखिए घास के मैदान है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है प्लेन एरिया में ही होंगे। घास के मैदान हमेशा ये जानिए कि प्लेन एरिया में होते हैं, माउंटेनस रीजन में नहीं होते। तो जो प्रेरीज हैं, क्योंकि ये घास के मैदान है तो यहाँ का एरिया बिल्कुल प्लेन होगा। Towards the west, land is raised, and towards the south, there is a few low hills and plateaus. Most of the prairies are flat, fertile plains, virtually treeless. यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेड़ नहीं पाए जाते। लेकिन जब आप घाटी की तरफ नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको दो तरीके के पेड़, एक विलो और दूसरा पॉपुलर, दो तरीके के पेड़ मिलेंगे नदियों के किनारे। जो बारिश होती है यहाँ पर थोड़ी बहुत, उससे जो नदियां बनती हैं, उन नदियों के किनारे, नदी घाटी के आसपास आपको दो तरीके के पेड़ मिल जाएंगे, विलो और पॉपुलर। लेकिन आमतौर पर ग्रासलैंड्स में पेड़ नहीं होते हैं। द टॉल ग्रीन ग्रास इज वेरी न्यूट्रिशियस। मैंने जैसा बताया कि ये जो बहुत ग्रास होती है ये बहुत बड़ी तो नहीं होती है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन के मुकाबले ये ग्रास छोटी है, पर ये बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास है जो कि एक ब्यूटीफुल कारपेट की तरह दिखाई पड़ती है। Arctic Ocean lies in the north of the prairies and Gulf of Mexico in the southern part of the prairies. Saskatchewan River drains prairies
ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। सास्काचवान रिवर ड्रेन्स द, सास्काचवान रिवर जो है यही प्रेरीज के आसपास बहती है। इन द यूएसए प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय मिसिसिपी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और यूएसए में प्रेरीज में क्या कहते हैं, प्रेरीज को सींचने का कार्य मिसिसिपी रिवर उसकी सहायक नदियां करती हैं। क्लाइमेट, द रीजन इज मार्क्ड बाई कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब मैंने जैसा बताया कि ये जो मैप आप देख रहे हैं इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इसमें प्रेरीज जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, मैप में बिल्कुल सेंटर में है। क्योंकि सेंटर में है ये, तो कॉन्टिनेंट का जो भी टेम्परेचर होगा ग्रासलैंड पे एक्ट करेगा। हालांकि ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसके ऊपर एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के अंदर है तो यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको मिलेगा, यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलेगा आपको। अब वो उसकी वजह से यहाँ की जो विंटर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होंगी, -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ पर तापमान गिर जाएगा। और समर जो होगी वो बहुत हॉट होगी, 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर समर्स होंगी। द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। द रेन इज मॉडरेट एंड इज अबाउट 50 सेंटीमीटर एनुअली। हमने सब ट्रॉपिकल रीजन में देखा था कि 250 से 260 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है, यहाँ पर केवल 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो रेनफॉल है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ कम होती है, यानी बहुत रेनफॉल या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर नॉर्थ में होता है, और जैसे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता जाएगा। इसीलिए साउथ वाला इलाका जो है वहां पर हम ज्यादा फसलें उगा सकते हैं बजाय नॉर्थ के। विंड्स विच ब्लो इन प्रेरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड डस्टी एज दे डू नॉट फेस एनी ऑब्स्टिकल। जो यहाँ पर हवाएं बहती हैं, विंड्स बहती हैं प्रेरीज में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हरिकेन्स देखने को मिलेंगे। तो चिनूक एक लोकल हॉट विंड है जो ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन से बहती है। चिनूक की वजह से ठंडी के मौसम में भी कई बार टेम्परेचर जो बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने लगती है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -34 डिग्री सेल्सियस एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्नो। अब यहाँ टेम्परेचर जो है, क्योंकि माउंटेनस रीजन है आसपास, जैसे पहाड़ों के बीच में जब हवाएं ठंडी फंस जाती हैं तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन स्ट्रांग हो जाता है, इवेपोरेशन की रेट बढ़ने की वजह से उसके बाद जब बारिश होती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर तापमान -34 डिग्री सेल्सियस तक कभी कभी गिर जाता है। प्रेरीज वाला इलाका यानी ये घास के मैदान जो बर्फ से ढक जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ दीज एरियाज आर ग्रासेस। मैंने जैसा बताया इसे ग्रासलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सबसे डोमिनेंट वेजिटेशन है वो ग्रास है। यहाँ पर पेड़ नहीं मिलते या बहुत दूर मिलते हैं या घाटियों में मिलते हैं, वास्तव में यहाँ पर केवल और केवल घास होती है। देयर ग्रोथ इज फुली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एज द शैलो रूट कैन नॉट रीच अप द ग्राउंड वाटर। इनका जो ग्रोथ है वो पूरे तरीके से बारिश पर निर्भर है, क्योंकि इनकी जड़ें ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच सकती। द एंटायर रीजन इज प्लेन विदाउट ट्रीज। ये पूरा रीजन बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं पाए जाते। बट इन रिवर वैली, पर नदी घाटी क्षेत्र में पॉपुलर और विलो के पेड़ होते हैं। अब क्योंकि ये घास के मैदान है तो यहाँ पर छोटे जीव पाए जाएंगे। अगर छोटे जीव पाए जाएंगे तो उनसे संबंधित जितने शिकारी हैं वो सब पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जयकाल, कयोटे, गॉपर, रेटल स्नेक, एंटीलोप और रैबिट मिलते हैं। और ये सब खाने वाले जितने जानवर हैं, जिसमें ईगल है, हॉक है, आउल है, इस तरीके के आपको बर्ड्स मिलेंगे। सेवरल स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। अब घास के मैदान में इंसेक्ट्स तो ज्यादा होंगे ही। अमेरिकन बाइसन जो है वो प्रेरीज में कई सालों पहले तक यहाँ पर क्या कहते हैं चरा करते थे, लेकिन हंटिंग और क्या कहते हैं पोचिंग यानी चमड़े के व्यापार ने और शिकार ने, इन दोनों ने मिलकर इनके नंबर को लगभग खत्म कर दिया है। पीपल, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द प्रेरीज। एग्रीकल्चर, अब आप देखिए कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में प्रेरीज में एग्रीकल्चर कैसे होता है। प्रेरीज में एग्रीकल्चर जो है वो क्या कहते हैं, जब बर्फ पिघलती है तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, और इसी मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर वीट और मेज की बहुत अच्छी खेती होती है। इन फार्मिंग इट इज मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड मेजरिंग अप टू 1000 एकर्स आर ओन्ड बाय फार्मर्स हियर। यहाँ पर जो किसान होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें ओन करते हैं। इतनी बड़ी जमीनें ओन करते हैं कि आपने अगर कंबाइन हार्वेस्टर का नाम सुना होगा तो वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जो कि प्रेरीज में ही इस्तेमाल होती है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि चावल और गेहूं दोनों घास की प्रजाति है,
और ये घास की प्रजाति ग्रासलैंड में सबसे अच्छे तरीके से होगी। इसलिए प्रेरीज में यहाँ पर वीट और राइस और मेज भी जो है वो घास की ही एक प्रजाति है, ग्रासलैंड की ही एक प्रजाति है। तो वो सब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है। इतने बड़े फार्म्स होते हैं कि आप उसे मशीन से ही काट सकते हैं, अगर आप इंसानों का इस्तेमाल करेंगे तो आप नहीं काट पाएंगे।